तो ये क्लास 10th के 12 जून यानी कि शुक्रवार का क्लास है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ और साथ में वही बायोलॉजी। ठीक है, पहले मैथ स्टार्ट करते हैं। क्या मैथ में सब चीज़ तो खत्म होगा, अब इसमें पढ़ेंगे क्या? हाँ सही बात है, मैथ में 7वां चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे थे। 7वां चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति जिसका नाम था वो खत्म हो चुका है पूरा, हर एक क्वेश्चन उसका खत्म हो चुका है। निर्देशांक ज्यामिति ये चैप्टर क्या हुआ, खत्म हो गया, पूरा ओवर हो गया। इसमें एक टॉपिक बस बचा हुआ जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तुम्हारे बुक में तो मेंशन नहीं है लेकिन इस ऑब्जेक्टिव खूब पूछा जाता है, उसके बारे में जरा देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्योंकि पूछा जाएगा बहुत सारा। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है ये त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक ये पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बताइए इस त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। तो हम लोग एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, रुक जाओ वहां से ही बना लेते हैं। टेढ़ा होगा त्रिभुज, कोई बात नहीं, उतना समझ लेना। ठीक है, ये त्रिभुज है। मान लो त्रिभुज की तीनों बिंदुओं कुछ इस प्रकार है। एक बिंदु है x1, y1, ये वाला बिंदु है x2, y2, और ये वाला बिंदु है x3, y3। ठीक है, अब ये तीन बिंदु है। अब यहाँ बीच में स्थित है त्रिभुज का केंद्रक। यहाँ पे ये बीच में ये क्या है? त्रिभुज का केंद्रक। इसका मान है x, y। इसका हमें मान निकाले। ये त्रिभुज का क्या केंद्रक है? इस त्रिभुज के केंद्रक का क्या फॉर्मूला होता है? त्रिभुज का केंद्रक एक्स वाई, यही अभी हम लोग देखेंगे। त्रिभुज का केंद्रक एक्स वाई, इसका फॉर्मूला। तो ये जो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, ऐसे त्रिभुज के लिए त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक एक्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कॉमा y के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जल्दी से इस फॉर्मूला को तुम लोग क्या करो, नोट कर लो, लिखो जल्दी से। वीडियो रोको और इसको उतारो, फिर बताते क्या करना है इस फॉर्मूला का। लिख लिया है? गुड, चलो। तो अब इस फॉर्मूला का देखो उपयोग कैसे करते हैं। सब्जेक्टिव तो इससे पूछा नहीं जाता है, ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है। एंड दो तरीकों से इसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आसान ही है, मुश्किल नहीं है ऐसा। तो कैसा रहता है ऑब्जेक्टिव वगैरह भी देखते हैं। क्वेश्चन में ऐसे दे देगा तुमसे, इसको पहले इरेज कर दे, क्या इसका तो काम खत्म ही है ना। क्वेश्चन में दे देगा, कहेगा बताइए अगर कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, कहेगा कोई अगर एक त्रिभुज है, उसका तीनों बिंदु इतना है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और एक ये बिंदु इतना है, तो बताइए इस त्रिभुज का केंद्र कितना होगा। पहला क्वेश्चन का टाइप ऐसा होगा, तो क्या करेंगे? त्रिभुज का तीनों बिंदु हमें पता है, केंद्रक निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल देंगे केंद्रक। फर्स्ट तरीका तो ये हो गया। पहला क्वेश्चन तुमको इस तरीके का पूछा जाएगा, जैसे मान लो बोला एक त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों जो बिंदु है उसका निर्देशांक कितना इतना है, तो बताइए त्रिभुज का इस त्रिभुज का केंद्र कितना होगा। फॉर्मूला लगा देते, त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला x1 प्लस x2, अच्छा ये x1 y1 x2 y2 इतना तो पता ही, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस और y3/3। ठीक है, ये कितना हो जाता है आंसर हमारा? 5 4 9 6 15/3, और ये देखो 3 2 5 8 13/3। तो ये कितना हो जाता? 5, 13/3। ये हो जाता है त्रिभुज का केंद्र। तो एक तो ऐसे पूछता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि एक कोई त्रिभुज दे दिया और त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को मेंशन कर दिया। यहाँ दे दिया कि ये बिंदु इतना है, ये बिंदु इतना है, और ये इतना है, कुछ भी दे दिया और बोला बताइए केंद्र क्या होगा। कई बार ठीक इसका उल्टा देता है, मतलब उल्टा तो नहीं कर सकता, कुछ अलग देता है ऐसा
बोल देगा कि अगर ये त्रिभुज है, त्रिभुज का केंद्रक इतना है, तो बताइए इस त्रिभुज का एक बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। मतलब देखो, जैसे मान लो एक ये त्रिभुज दे दिया तुम्हें, इस त्रिभुज में ना केंद्रक ही दे दिया, बोला इसका केंद्रक 1,0 और एक बिंदु दे दिया 2,3, दूसरा बिंदु दे दिया तुम्हें 4,-2, कहा तीसरा बिंदु ज्ञात कीजिए कितना होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऐसे भी आता है क्वेश्चन, ऐसे भी, ऐसे भी। ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, नॉर्मल के अंदर तो बना ही देते थे, ऐसे वाले क्वेश्चन को x3 y3 1 by 1 करके बनाएंगे। ऐसे x का फॉर्मूला होता है ना, x1 + x2/2, x1 का मान 2, x2 का मान 4 + x3, x3 का मान नहीं पता, x3/3, x का मान देखो कितना, ये xy का मान होता है ना, x का मान देखो 1 दिया हुआ है, तो इस x जगह पे 1 लिखते हैं, बराबर 4 2 कितना हो जाता, 6 + x3 बाई क्या हो जाता है 3, 3 गुना में उधर जाके भाग, सॉरी भाग में उधर जाके गुना में, तो 3 बराबर उधर 6 + x3, 6 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 3 है, 6 माइनस में उधर x3, तो x3 का मान कितना आ जाता, -3। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे हम y3 निकाल लेते हैं, y3 पर y1 + y2 + y3 करके, y का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से भी निकाल लेते, y बराबर y1 + y2 + y3 करते, ऐसा। ये देखो ना, y बराबर y1 का मान 3, y2 का मान -2, y3 का मान नहीं पता, y3/3। अब y का मान पता है 0 है, अब इसको इधर भेज करके निकाल लेते हैं मान, ऐसे तो ऐसे मान निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें था जो कि था लेफ्ट था, जो बचा हुआ था इस चैप्टर में, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पूछता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार शॉर्ट में रिकैप कर ले। तो ये जो चैप्टर था, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे दूरी सूत्र के बारे में, दो बिंदुओं के बीच में कैसे दूरी निकालते हैं, ये पढ़े हम लोग, ठीक है, इसका उपयोग करना सीखे। दूसरा हम लोग देखे क्या, विभाजन सूत्र के बारे में, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा, थर्ड नंबर, तीसरा जो देखे हम लोग देखे मध्य बिंदु सूत्र, ठीक। उसके अलावा चौथा क्या देखे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये कैसे फिर निकालते हैं। फिर देखे हम लोग क्या, यही अभी त्रिभुज का केंद्रक, ये सभी चीजें हम लोगों ने देखी इस चैप्टर में, और बहुत आसान था ये चैप्टर में, ज़्यादा कोई फार्मूला भी नहीं था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं, बहुत ईजी था। अब कह सर अब आगे क्या पढ़ेंगे, 7वां चैप्टर तो खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे 8वां चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं, बट ऑनलाइन में करें कि नहीं, ऑफलाइन में ही करेंगे की बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। वो इकलौता ऐसा चैप्टर है जो अभी तक तुमको कहीं क्लास 1 से 9 तक उसका दर्शन नहीं हुआ होगा, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ही किया जाता है उसको क्लास 10th में, तो उसको अच्छे से पढ़ना, ऑफलाइन क्लास में ही उसे पढ़ेंगे। एक काम करते जो 6th चैप्टर चल रहा था त्रिभुज का, उसी में 1 2 3 3 थ्योरम का हम डेफिनेशन और उसको समझा दिए थे, बाकी भी थ्योरम समझा देते हैं, थ्योरम को प्रूफ वहीं पे करेंगे क्लास में, क्योंकि यहाँ पे पता है थ्योरम बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ लिखने में नहीं बनता है उतना, किसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरम तुम्हारे एग्जाम में आना तय ही है। अब नसीब तुम्हारा, कभी फर्स्ट सीटिंग देता है तो सेकंड में नहीं देता है, सेकंड देता है तो फर्स्ट नहीं देता है, अगर जिस सीटिंग में तुम्हारा एग्जाम हुआ आ गया तब समझो 5 मार्क्स फिक्स है। 9 थ्योरम तुम्हें पढ़ना है, उसमें भी 9 में से मात्र 6 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक थ्योरम आना ही आना होता है, किसी एक सीटिंग में हर बार 100% आता है, ठीक है। तो थ्योरम तो देखना ही है, तो इसलिए थ्योरम को हम लोग डायरेक्ट सिद्ध थ्योरम को वहाँ पे प्रूफ वहाँ पे करेंगे थ्योरम को, अभी बस थ्योरम समझ लेते वो सब थ्योरम कहता क्या है, ठीक है। अभी से थ्योरम को समझेंगे तो अगले क्लास के मैथ से वही समझेंगे। आज मैथ को यहीं तक रखते हैं, कल बायोलॉजी नहीं पढ़ पाए थे पिछले क्लास में अच्छे से, टाइम नहीं मिल पाया था, उसके बदले आज बायोलॉजी पढ़ लेते पूरा अच्छे से, फिर कल से मैथ का थ्योरम वो करेंगे कवर, सिद्ध करेंगे वहीं पे, बस थ्योरम को भी कवर करेंगे, यहाँ पे बताएंगे समझा देंगे क्या है ये थ्योरम में क्या कहा जा रहा है। चलो बायो पाते वापस, बायोलॉजी में हम लोग स्टार्ट किए थे रक्त वाहिनी के बारे में पढ़ना, हम लोग पढ़ रहे थे रक्त वाहिनी के बारे में, रक्त वाहिनी, ठीक है। बताए थे रक्त वाहिनी में 3 इंपॉर्टेंट रक्त वाहिनी है, जिसके बारे में बताए, पहला इंपॉर्टेंट रक्त वाहिनी क्या था, धमनी, आर्टरी जिसे हम लोग बोलते हैं, दूसरा सिरा,
वेन जिसे बोलते हैं। तीसरा केशिका, कैपिलरी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो केशिका तो बहुत छोटा सूक्ष्म रूप है, इससे होकर के जल घुलित लवण वगैरह ये सब प्रवेश करता है, इससे स्थानांतरित होता है, वो तक द्रव में जाकर के मिलता है। तो इसके बारे में तो स्टडी नहीं करेंगे केशिका के बारे में, तुमको मेन अभी धमनी और शिरा के बारे में स्टडी करना है मूल रूप से, ठीक है। ये केशिका समय बहुत महीन नलिकाएं होती है, शिरा से भी धमनी से भी बहुत महीन नलिकाएं, कल इमेज भी दिखाई थे। तो अब धमनी के बारे में समझ लेते हैं, शिरा के बारे में। कल बेसिक इन्फॉर्मेशन हम बता दिए थे, धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है। शिरा के बारे में हम क्या बताए थे, याद करो। जो तुम्हारा नस है ना, जो तुम देख पा रहे हो अभी हाथ में, देखो तुम्हारा नस दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, उस नस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं, इसे वेंस बोला जाता है। इस नस में तुमको सुई वगैरह कभी कभी पड़ा ही होगा। नस तुम्हारा क्या है, शिरा। ये कल समझा दिए हैं पिछले क्लास में, बस रिकैप करा रहे हैं, अच्छे से बताया होगा। धमनी क्या है, धमनी जैसे गर्दन के पास देखेगा वहां, इससे तो महाधमनी है। हाथ के पास ही, हथेली के पास, कलाई जहाँ पर है ना, उस पर टच करके, अंगूठा से टच करके देखो, जिस साइड तुम्हारा हथेली उसी साइड के कलाई से देखो, ठीक है। तुमको फील होगा दो मोटा मोटा टाइप का पाइप, दो पाइपों को फील होगा वहां पे। अंगूठा रखो अच्छे से, वो जो पाइप तुम्हें फील हो रहा है वहां पे, वो क्या है, धमनी है तुम्हारा, पूरे बॉडी में। और सब जगह भी है, तुमको दिखेगा नहीं अच्छे से, वहां तुम अच्छे से फील कर सकते, इसलिए बताया वही देखने के लिए। तो शिरा और ये धमनी हो गया, ये बेसिक तो हो गया, वो कैसा होता है वो बता ही दिए थे। अच्छा, इन दोनों से क्या बात है, केशिका से भी बात है, दोनों से रक्त का प्रवाह होता है। रक्त एक जगह से दूसरे तक बह करके जाता है, इसी चीज से, धमनी से ही, शिरा से ही, ठीक है। तो केशिका के बारे में भी हटाते हैं, अभी हम लोग को धमनी शिरा को डिटेल से स्टडी करना है, क्या है नहीं है, ठीक। पहले धमनी के बारे में देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन धमनी के बारे में याद रखना, धमनी जो होता है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी में हमेशा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑल्सो। शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है धमनी में, ठीक है। और शिरा में कौन सा रक्त का प्रवाह होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी से होकर कौन से रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध, और शिरा से अशुद्ध रक्त का। अब इस शुद्ध या अशुद्ध रक्त का औचित्य क्या है, ये शुद्ध या अशुद्ध किस मामले में हम कर रहे हैं। क्या इस मामले में कि इसमें यूरिया या अन्य विषैले पदार्थ मिले हुए हैं तो हम अशुद्ध बोलेंगे, नहीं मिला है तो शुद्ध, नहीं। यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध का मतलब है ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, या ऑक्सीजन युक्त, यानी ऑक्सीजन के सहित रहेगा तो शुद्ध कहेंगे, नहीं रहेगा तो शुद्ध। मतलब ऐसे समझो, अगर कोई ब्लड है, ब्लड में अभी ऑक्सीजन मिला हुआ है, उसको शुद्ध रक्त कहेंगे। ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड को शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन जनित रक्त को। और ऑक्सीजन नहीं मिला उस ब्लड में तो पक्का उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा, बेसिक बात है, तो वो क्या होगा, अशुद्ध रक्त। बात समझ में आ रहा है। इस शुद्ध रक्त का अर्थ क्या होगा, इस शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन जनित रक्त, ऑक्सीजन जनित रक्त। और अशुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन रहित रक्त, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त, जो भी कर सकता है कि इसका मतलब ये हुआ। यानी धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब हमें ये बताओ, श्वसन चैप्टर हम लोग पढ़े थे, हम बताए थे जैसे तुम सांस लिया, ऑक्सीजन मिल गया फेफड़ा में मिला, खून में मिल गया ऑक्सीजन। अब वो खून में ऑक्सीजन मिला, ठीक है, आरबीसी में क्या था, हीमोग्लोबिन था, चार अणुओं को एक साथ कैरी किया। अब वो खून बताओ, जो खून आरबीसी जो है तुम्हारा, जो हीमोग्लोबिन जिसमें भी ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन है, चार अणुओं को ढरते हुए जा रहा है, इसको कोशिका तक लेकर के जाना है इस ऑक्सीजन को, तब तो वहां पे कुछ होगा। बस समझ आ रहा है। तो ये किस चीज से होते हुए कोशिका तक जाएगा, धमनी से कि शिरा से, गेस करो अब। ऑब्वियसली बात है धमनी जाएगा, क्योंकि धमनी से ही तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और ऑक्सीजन अभी रक्त में मिला हुआ तो वो रक्त शुद्ध हो गया। अब ये बताओ, फेफड़ा तक अशुद्ध रक्त जो आता है, मतलब कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला रक्त, और वहां से फिर फेफड़ा तक पहुंचाने के लिए फिर कौन लेकर के आएगा, धमनी की शिरा, शिरा लेकर के आएगा। बात समझ में आ रहा है। अशुद्ध रक्त को शिरा लेकर आएगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, उसको शिरा लेकर के ढोने का काम करता है एक जगह दूसरा जगह तक, और जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है उसको धमनी ढोने का काम करता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी होता है, हर जगह अपवाद तो होता ही है, पता ही है तुम्हें। अपवाद का कंडीशन देख लेते हैं, एक मिनट। ये वेंस एंड कैपिलरीज का एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद का कंडीशन क्या है, ध्यान से समझो। देखो, कभी कभी क्या होता है, किसी धमनी में
ऐसे तो तुम्हें पता है हमेशा धमनी में कौन सा रक्त प्रवाह होगा, शुद्ध रक्त। लेकिन कभी कभी कोई धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित ना होकर के उस धमनी से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, किसी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और कभी कभी ऐसा ही होता है, सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन कभी कभी किसी सिरा से, कभी कभी नहीं होता ही, एक सिरा ऐसा ही है, कई सारा सिरा ऐसा है, कभी कभी वाला पॉइंट हटा ही दो, बहुत सारा सिरा ऐसा है जिसमें हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, सिरा में नहीं, लेकिन बहुत सारा ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का। तो ये तो उल्टा हो गया ना, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, लेकिन कुछ धमनी ऐसा है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन कुछ सिरा ऐसा भी जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। क्या ये कुछ डिफरेंट सिरा या धमनी होगा? बिल्कुल, ये अपवाद वाला कंडीशन है। इसलिए ऐसे धमनी, ऐसे तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसा धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो, ऐसे धमनी को फुफ्फुस धमनी कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, याद रहेगा। सेम ऐसे तो सिरा में हमेशा अशुद्ध बहता है रक्त, लेकिन अगर किसी सिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है तो वो कौन सा सिरा होगा? फुफ्फुस सिरा होगा। ये पॉइंट अच्छे से याद कर लो। अभी हम हृदय का कार्यविधि समझाने वाले हैं आगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टर्म है, अच्छे से समझना पड़ेगा तुमको इन दोनों चीजों को, कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन फुफ्फुस, अरे फुफ्फुस धमनी इसको हम लिख लो, ये तो फुफ्फुस सिरा होगा। एक मिनट, सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये चार टर्म तुमको याद रखना है हृदय का कार्यविधि समझने के लिए, हार्ट का कार्यविधि समझने के लिए। हृदय का तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हृदय हमारा वर्क कैसे करता है, कार्य कैसे करता है। ठीक, अब इन रक्त वाहिनियों का काम हम लोग समझ ली। हृदय का कार्यविधि आज नहीं, हम लोग कल देखेंगे हृदय का कार्यविधि, मतलब अगले क्लास में हृदय कैसे काम करता है। अभी फिलहाल देखेंगे हम लोग मतलब रक्त वाहिनी के और ज्यादा कुछ देखेंगे प्रकार। केशिका क्या काम करता है? केशिका से समझ, घुलित लवण, खाद्य पदार्थ, इससे होकर के रक्त से होकर छोटे छोटे भागों में बढ़ता है। केशिका बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है केशिका। ठीक है, और उनसे होकर के फिर आगे की ओर ऊतक द्रव में मिल जाता है पदार्थ। तो रक्त वाहिनी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धमनी से हमारा पूरा शरीर भरा हुआ है, यानी वेंस, कैपिलरीज, आर्टरीज, इनसे पूरा पूरा शरीर हमारा कैप्चर है, यानी तुम्हारे पैर से लेकर के मस्तिष्क तक हर एक जगह इसका पूरा कनेक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरे शरीर के हर एक भाग तक ये फैला हुआ। ठीक है, हर एक भाग तक खून का प्रवाह हो रहा है और इसी के द्वारा प्रवाह हो रहा है। तो नस में भी अगर नस कहीं कट जाए, देखिएगा खून तुरंत बहने लग जाएगा। धमनी में तो और ज्यादा बहता है। ठीक है, इसे धमनी कटने पर और ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसमें तो शुद्ध रक्त है। ठीक, अगर किसी का सिरा कटा है तो फिर भी दिक्कत होगा, लेकिन धमनी कटा है तो और ज्यादा दिक्कत होगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत। ठीक है, ऐसा होता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं धमनी और सिरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी नोट किया होगा कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति हैंग हो गया, फांसी लगा लिया, तो मर कैसे जाता है वो? ठीक है, जैसे मान लो ये लड़का है, ठीक है, किसी कारण से ये रस्सी वगैरह लगा करके पंखे में लटक गया, झूल गया। तो क्वेश्चन ये है कि गर्दन में ही रस्सी क्यों लगा करके मरते हैं? पैर में लटका करके झूल जाए तो नहीं मरते, कमर में बांध ले रस्सी को फिर लटक जाए नहीं मरेंगे, हाथ में बांध के लटक जाए तो भी नहीं मरेंगे, गर्दन में बांध करके अगर लटक जाए तो मर क्यों जाता है? सिंपल सी बात है, जो गर्दन है ना, ठीक है, यहाँ पे धमनी का भी बहुत बड़ा भाग, ठीक है, महाधमनी रहता है, ये जुड़ा रहता है सीधा हाथ से, महाधमनी रहता है, ठीक है, गर्दन में। इसी वजह से अगर ये महाधमनी दब जाए, महाधमनी दबा तो फिर जा ही नहीं पाएगा। धमनी से तुम्हें पता है शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है, अब जा ही नहीं पाएगा पूरे शरीर में, हर एक कोशिका तक ये ऑक्सीजन जनित रक्त, तुम्हें पता है सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, फिर वो धमनी हर जगह पहुंचाता है। अब तुम सांस ले रहा है, फांसी लगाया हुआ है कोई व्यक्ति, सांस भी ले रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा सांस लिया हुआ ऑक्सीजन उसके पूरे शरीर के कोशिका तक जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि धमनी ही दबा हुआ है। स्पेशली मस्तिष्क तक भी नहीं जाएगा, हार्ट पे नहीं, पूरा पूरा हार्ट भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा और इंसान का निधन हो जाएगा इस प्रकार से। वो सिर्फ धमनी के दबने से निधन हो जाएगा। यही वजह से किसी का गला अगर घोंट दिया जाए तो उसका मृत्यु हो जाता है।
तुम्हारा हाथ को हम चाकू से काट देंगे, तुम बच जाएगा। पैर काट देंगे तलवार से, तुम बच जाएगा। तुम्हारा गर्दन आधा भी काट देंगे ना हम चाकू से, तो नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि गर्दन में महाधमनी है। बात समझ में आ रहा है? अब ये महाधमनी क्या है? तो धमनी का ही एक बड़ा भाग, धमनी एक छोटा सा नलिका टाइप का होता है, रक्तवाहिनी। अब अगर ये कहीं बड़ा रूप में मौजूद है जैसे गर्दन के पास, तो वो कहलाएगा महाधमनी, उसे महाधमनी कहेंगे। सेम सिरा के साथ भी होता है, सिरा छोटा छोटा होता है ना, हृदय के पास। देखो तुम्हारा नस कितना पतला पतला दिख रहा होगा, लेकिन जो हार्ट है ना, हार्ट के पास यही नस बहुत मोटा मोटा होता है। कितना? तो तुम्हारा जैसे जैसे मान लो पेन है ना, पेन का जितना मोटा है उससे भी थोड़ा और मोटा, इतना इतना होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। ठीक है, जो सिरा बहुत ज्यादा मोटा हो, बहुत ज्यादा फैला हुआ बड़ा सिरा हो, महाशिरा बोलते हैं। धमनी भी जो बहुत ज्यादा फैला हुआ हो, महाधमनी उसे बोलते हैं। अब काम ये कैसे करता है? अच्छा, इसको हटाते हैं, नहीं तो पता है यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ ये सब है, हम तो बेकार ही बोल दिए ये सब। कम्युनिटी गाइडलाइन ना आ जाए, देखते हैं। तो अब देखेंगे अगले दिन हृदय का कार्यविधि, काम कैसे करता है ये। धमनी, सिरा, महाधमनी, ये सब वर्क कैसे करता है, शरीर के हर एक भागों तक खून पहुंचता कैसे, कोई तो एक भाग होगा माध्यम होगा पहुंचने का, कैसे पहुंचता वो अगले दिन देखेंगे। अगले दिन भी मैथ कम ही पढ़ाएंगे, थ्योरम के बारे में खाली बताएंगे, और बायोलॉजी को कोशिश करेंगे चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, क्लास को ओवर करते हैं।